आर्थर क्रॉफोर्ड मार्केट की शाही बिल्डिंग अपने आप में आर्किटेक्चर का एक कमाल है और वह अपने आसपास के तमाम दूसरे आर्किटेक्चर्स को पीछे छोड़ देती है। लेकिन बंबई पुलिस कमिश्नर का ऑफिस, जो कि सिटी पुलिस का हेडक्वार्टर है, भी अपने में कमतर नहीं है। यह बिल्डिंग भी हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। 100 बरस से ज्यादा बीत जाने के बाद आज भी मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर विशाल क्रॉफोर्ड मार्केट और उसके इर्द गिर्द उग आए दूसरे शॉपिंग प्लाजा तथा बाजारों के बीच डटा हुआ है। भरपूर मोल भाव करने के लिए वहां मोहट्टा मार्केट और लोहार चाल और दूसरी तरफ मनीष मार्केट मौजूद है। और आप अगर मेट्रो सिनेमा की दिशा में थोड़ा सा और आगे चलें तो प्रिंसेस स्ट्रीट तथा फैशन स्ट्रीट पर दवा बाजार भी है। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के पास का यह पूरा फैलाव जहां खरीदारों के लिए आनंद का विषय है, वहीं यातायात, चलने वालों तथा पुलिस के लिए दुःस्वप्न भरा चौराहा है। वह हर वक्त सड़क किनारे के खोंचे वालों से, हाथ ठेला खींचते मधाड़ी कामगारों से और उन खरीदारों के सैलाब से बजाया रहता है जो अपनी जगह बनाने के लिए यातायात से लगातार हुज्जत करते रहते हैं। 90 के दशक के शुरुआती सालों में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, तो मुंबई के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने इस मौके का तेजी से फायदा उठाते हुए ऐसी चीजों को बाहर से मंगाना शुरू कर दिया जो एक समय में तस्करी के मार्फत ही आ पाती थीं। वह हिंदुस्तान में हर कहीं तेज बदलाव का दौर था। मुंबई पुलिस HQ के करीब के अनौपचारिक शॉपिंग इलाके में तो और भी ज्यादा। ठप पड़ चुकी पुरानी दुकानों की जगह सजे धजे नुमाइशें करते भड़कीले डिपार्टमेंटल स्टोर लेने लगे थे, जहां थोक बाजार अभी भी छोटी तंग दुकानों में अपना कारोबार जारी रखे हुए थे। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े रूपम, रूप मिलन और मेट्रो जैसे नए स्टोर ग्राहकों की उमड़ती भीड़ के चलते मानो नोट छापने की मशीन बन गए थे। जिन व्यापारियों ने यहाँ पर अपनी दुकानें खोल ली थीं, उनके लिए यह पहले दिन से ही कामयाबी का वक्त था और मुंबई पुलिस का पड़ोसी होना उनके लिए अतिरिक्त फायदे की बात थी। फिर भी यहाँ जिस तरह ईमानदार व्यापारियों ने दुकानें खोल रखी थीं, वैसे ही संदिग्ध व्यापारियों ने भी खोल रखी थीं। कुख्यात ड्रग सरगना इकबाल मेमन ने हेडक्वार्टर्स के सामने वाले पेवमेंट पर कई दुकानें हथिया रखी थीं। दुनिया के दूसरे संगठित गिरोहों की ही तरह मुंबई माफिया भी कानून लागू करने वालों को मुंह बिचकाता आया था। दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब सरकारी जमीन पर एक गैरकानूनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर लिया था। ये सारा सहारा शॉपिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था और पुलिस को लंबे अरसे तक इसकी कानो कान खबर नहीं लग सकी थी। लेकिन इससे भी बदतर स्थिति अभी पैदा होने को थी। दिन दहाड़े मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स के अत्यंत तगड़े सुरक्षा इंतजामों से घिरे परिसर के ठीक सामने एक हिंसक अपराध उस मुंबई पुलिस के माथे पर कलंक का एक अमिट दाग छोड़ने वाला था, जो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का पुलिस बल होने का दावा करती है। मुंबई पुलिस इस शर्म से शायद ही कभी उबर सकेगी। पहले निशानेबाज ने नीली शर्ट और काली पतलून पहने अपने शिकार को रूपम से बाहर निकलकर पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरफ जाते देखा। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, कराची का नंबर डायल किया और उस पर छोटा शकील से बात की, जिसने उसे अगले निर्देश मिलने तक अपनी जगह पर खड़े रहने को कहा। पहले निशानेबाज ने दूसरे निशानेबाज को सिर हिलाकर इशारा किया, जिसने सतर्कतापूर्वक उसी पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। भरत शाह शहर का एक नामी गिरामी उद्योगपति था। उसके कई बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर थे। वह अक्सर पेज 3 पार्टियों में देखा जाता था, जहां की उसकी तस्वीरें पत्रिकाओं में जगह पाती थीं। बाद के दिनों में शाह हालांकि काफी परेशान रहने लगा था। उसे ऐसे टुच्चे लोगों के सामने झुकने को मजबूर किया जा रहा था, जिन्हें वह अपने स्टोर के सामने खड़ा भी होने की छूट नहीं देना चाहता था। उसे माफिया तंग कर रहा था। आज 8 अक्टूबर 1998 को उससे कराची के एक नंबर पर बात करने को कहा गया था। अपना काम छोड़कर सार्वजनिक टेलीफोन बूथ तक जाने और फोन करने का उसका जरा भी मन नहीं था। वह बेमन से पब्लिक टेलीफोन बूथ पर गया और फोन लगाया। अभी उसने कुछ ही शब्द बोले थे कि एक गवाह के मुताबिक वह अचानक बेचैन लगने लगा और किसी बात के लिए मना करने लगा। बातचीत के दौरान वह फिर से झल्लाया और मिनटों में जल्दी जल्दी बात खत्म करके बूथ से निकल पड़ा। जिस वक्त वह इस अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पैसे चुका रहा था, पहले निशानेबाज को कराची से एक कॉल मिला। डाल दो बब दो को, कराची से बोलते हुए व्यक्ति ने कहा। पहले निशानेबाज ने दूसरे निशानेबाज की तरफ देखा और अपनी 2 अंगुलियों को गले के नीचे फिराते हुए गर्दन कलम करने का इशारा किया। दूसरा निशानेबाज, जो इशारे के इंतजार में ही था, हैरत अंगेज फुर्ती से हरकत में आया। अपनी कमर के पीछे से उसने एक ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और शाह के पीछे चल पड़ा, जो अब बूथ से बाहर निकलकर फुटपाथ पर आ गया था।
शाह अभी भी झल्लाया हुआ था जब उसने मुड़कर उस आदमी की तरफ हिकारत से देखा और तभी निशानेबाज ने एकदम करीब से उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शाह की आंखें दहशत और अविश्वास से फटी की फटी रह गईं, लेकिन तब तक उसके खून में इतना बारूद जा चुका था कि वह कुछ कहने या प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रह गया। शाह का बेजान जिस्म जमीन पर लुढ़क गया। दूसरा निशानेबाज मोटरसाइकिल पर पहले निशानेबाज के पीछे बैठा और दोनों घटनास्थल से चंपत हो गए। मोटरसाइकिल तुरंत ही क्रॉफोर्ड मार्केट जंक्शन के वाहनों के अंबार में खो गई। दो और सहयोगी निशानेबाज अचानक कहीं से प्रकट हुए और उन्होंने कराची का वही नंबर डायल कर हत्या की खबर दे दी। भाई, शाह का काम तमाम हो गया। अरबपति शाह मुंबई के फुटपाथ पर मरा पड़ा था। वह खुद पुलिस के ही पिछवाड़े मार दिया गया था। हत्या ने शहर को हिला दिया और जानी मानी मुंबई पुलिस की ख्याति की धज्जियां उड़ा दी। मुंबई पुलिस HQ नाम का दुर्ग अब उतना अभेद्य नहीं दिखता था। मुंबई के 27वें पुलिस कमिश्नर रोनाल्ड मेंडोंका की हर तरफ से घोर आलोचना होने लगी। कोई दूसरा पुलिस का मुखिया होता तो उसे इस ढीलेपन के लिए सजा दी जाती। इस कदर सनसनीखेज अपराध को रोक पाने में नाकामयाब रहने के लिए कूच करने के आदेश दे दिए जाते। गुलशन कुमार की हत्या के बाद पुलिस कमिश्नर सुभाष मल्होत्रा को तो निकाल ही दिया गया था। मेंडोंका बच गए तो इसलिए कि तब महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा सरकार के असल मुखिया बाल ठाकरे थे। मेंडोंका किसी खास वजह से उनके चहेते थे, लेकिन एक पुलिस अफसर ने इस वारदात को निजी तौर पर लिया। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर प्रदीप सावंत। उस वक्त वे एक खूबसूरत ऊंचे पूरे नौजवान पुलिस अधिकारी थे जिनके यहाँ किसी तरह की बेवकूफियों की गुंजाइश नहीं थी। वे मुंबई पुलिस के एक बेहद उद्यमी, चौकन्ने और स्मार्ट अधिकारी थे। वे दूसरे पुलिस अधिकारियों की तरह लब्ध प्रतिष्ठ इंडियन पुलिस सर्विस से नहीं थे, बल्कि उनकी नियुक्ति महाराष्ट्र पुलिस सर्विस कमीशन के मार्फत हुई थी, जो उन्हें तथाकथित शाही IPS के मुकाबले में कमतर बनाती थी। लेकिन सावंत ने कैडर की इस ख्याली श्रेष्ठता को नजरअंदाज करते हुए अपने काम के मार्फत अपनी अहमियत कायम करने का फैसला किया। भायखला के सुकून भरे डिवीजन में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के तौर पर शुरुआत करते हुए सावंत आगे बढ़े थे। उन्होंने भायखला डिवीजन में कई सनसनीखेज अपराधों की गुत्थियां सुलझाई थीं और बेस्ट डिटेक्शन ऑफिसर का सालाना पुरस्कार जीता था। सावंत ने अपने दोस्तों की तारीफें अर्जित की थीं और जो अफसर उन्हें पहले स्टेट कैडर का होने की वजह से हेय नजरों से देखते थे, उन्हें भी अंततः उनकी सराहना करनी पड़ी थी। सावंत अकेले ऐसे DCP क्राइम थे जिन्हें शुद्ध रूप से उनकी काबिलियत के आधार पर क्राइम ब्रांच में लिया गया था। एक ऐसा व्यक्ति जो पत्थर वाली बिल्डिंग के इज्जतदार अहाते में अपनी जगह बनाने के काबिल था। क्राइम ब्रांच में सावंत का सौभाग्यशाली दौर जारी था। माफिया गिरोह उन्हें पहचानने लगे थे और कोई भी काम हाथ में लेते हुए वे दहशत के साथ उन्हें याद करते थे। वे जानते थे कि अगर वे सावंत के हत्थे चढ़ गए तो उन्हें या तो जान से हाथ धोना पड़ेगा या हमेशा के लिए अपाहिज हो जाना पड़ेगा। अपने खौफ में उन्हें सावंत दिखाई देता था। अगर माफिया उससे डरा हुआ था तो इसका मतलब था कि वह कामयाब हो चुका था। लेकिन शाह की हत्या उसके मुंह पर एक सीधा तमाचा थी जिससे उसकी आंखों के नीचे नील पड़ गया था। सावंत निराशा और गुस्से से भरा हुआ था। वह पलटवार करना चाहता था और माफिया को हमेशा के लिए सबक सिखा देना चाहता था कि इस बार वे बच नहीं सकते। लेकिन सावंत को यह भी एहसास था कि माफिया के पास तमाम किस्म के साधन थे और उनके लिए किसी कायदे से बंधे रहना जरूरी नहीं था, जबकि क्राइम ब्रांच के हाथ बहुत सारे पुराने पड़ चुके कानूनों से बंधे हुए थे। सावंत की तहकीकात से पता चला कि भरत शाह को शकील की ओर से एक कॉल मिला था और उससे वापस फोन करने को कहा गया था। जब शाह यह फोन कर रहा था, उसी दौरान शकील और उसके निशानेबाजों के बीच फोन के कई आदान प्रदान हुए थे और लगता है कि तभी यह फैसला किया गया था कि फोन समाप्त होते ही शाह को मार दिया जाए। पहला फोन आने और पहली गोली चलने के बीच का वह आधा घंटा उसकी भावी नियति के संदर्भ में बहुत अहम था। अगर क्राइम ब्रांच ये फोन सुन रही होती तो यह हत्या टाली जा सकती थी। सावंत कोई टेक्नोलॉजी दक्ष व्यक्ति तो था नहीं। वह फोन टेप करने या टेलीफोनिक निगरानी रखने के बारे में कुछ नहीं जानता था। दरअसल जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल था, उस मामले में पूरी मुंबई पुलिस ही अशिक्षित थी। किसी पुलिस अफसर ने अपने फायदे के लिए कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ही नहीं था। हिंदुस्तान का कम्युनिकेशन सिस्टम और पुलिस की निगरानी सदी के आखिर तक शैशव अवस्था में ही थे। 1995 में अरुण गवली के आदमियों ने प्रभावती में बाल ठाकरे के पुत्र जयंत जाधव की हत्या की थी। पुलिस पूरी तरह अंधेरे में थी और उसे जरा सी भी आहट नहीं थी कि जाधव को किसने और क्यों मारा था, अलावा इसके कि किसी लड़के ने एक बंदूकधारी को हत्या के तुरंत बाद मोबाइल फोन से किसी को जाधव को खत्म किए जा चुकने की खबर देते हुए देखा था। सेंट्रल रीजन के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर श्रीधर वागल,
जो इंजीनियरिंग पढ़े हुए थे ने इस सुराग का इस्तेमाल किया और मोबाइल सर्विस उपलब्ध कराने वालों से संपर्क कर केस की गुत्थी सुलझाई थी। मैक्सटच सर्विसेज ने हत्या के स्थल और आसपास के अहम इलाके से संबंधित सिग्नल्स और सेल फोन्स की पहचान कर पुलिस की मदद की थी। पुलिस तमाम पहचाने गए नंबरों के इर्द गिर्द अपने दायरे को समेटती गई और इस तरह उसे पहला सुराग तब मिला जब पता चला कि वह नंबर दगड़ी चाल के किसी व्यक्ति के नाम दर्ज था। वागल की फुर्तीली सोच की वजह से केस की गुत्थी सुलझ गई। सावंत इंजीनियरिंग पढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने किताबें पलटी और सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को क्राइम ब्रांच में तलब किया। फोन टेप करने का काम अभी भी बाबा आदम के जमाने की पद्धति से किया जाता था, जिसके लिए एक समानांतर लाइन, जिसे डमी लाइन भी कहते थे, का इस्तेमाल किया जाता था। जब भी कोई फोन आता, आवाज को रिकॉर्ड कर लिया जाता था, जिसे बाद में अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। संयोग से इंडियन पीनल कोड में फोन टेपिंग को लेकर बहुत ज्यादा प्रावधान मौजूद नहीं थे, अलावा टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 180 नामक एक सदी पुराने कानून के, जिसे बाद में झाड़ पहुंचकर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1975 की नई शक्ल दे दी गई थी। प्रक्रिया यह थी, अगर किसी खास नंबर को टेप किया जाना है तो संबंधित अफसर इसके लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुरोध करेगा, जो अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर या संयुक्त पुलिस कमिश्नर में से कोई भी हो सकता था, जो इसके बाद पुलिस के मुखिया की रजामंदी हासिल करेगा। फिर पुलिस कमिश्नर को इसकी मंजूरी गृह विभाग से प्राप्त करनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि इसमें सारा कीमती समय बर्बाद हो जाता था और ज्यादातर मामलों में जानकारी हाथ से निकल जाती थी। एक अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर बताता है कि पहला विश्व युद्ध एक भटके हुए टेलीग्राफ की वजह से हुआ था। जब ऑर्क ड्यूक फर्डिनैंड की ऑस्ट्रिया में हत्या कर दी गई तो मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए एक टेलीग्राफ ने तमाम संबंधित लोगों को चौकन्ना कर दिया था। नतीजतन जर्मनी फुर्ती से हरकत में आया और उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। ऐसे थे वे खतरे जिन्होंने सल्तनतों को लड़ाई के दौरान टेलीग्राफ को नियंत्रित करने की जरूरत का एहसास कराया था। सावंत ने पाया कि गैरकानूनी तरीके से फोन सुनने के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान जरूरी है, कोई कागजी कार्रवाई या अतिरिक्त वक्त की दरकार नहीं है। जिस किसी के भी पास उसकी कार में एक ब्रीफ केस के आकार का गिज्मो हो, वह इस काम को आसानी से कर सकता है। रिकॉर्ड की गई बातचीत भी एक बड़ा भारी मुद्दा था। जरूरी था कि कोई व्यक्ति एक एक शब्द सुने और उसके आधार पर केस तैयार करे, क्योंकि वह एडवांस सॉफ्टवेयर कभी भी पुलिस की पहुंच में नहीं रहा था जिसकी मदद से ऑटोमेटेड कंटेंट एनालिसिस की जा सकती। ऑटोमेटेड कंटेंट एनालिसिस का सॉफ्टवेयर कुछ चुने हुए शब्द लेता है और एक रैंडम सर्च के बाद उस बातचीत को अलग कर देता है। इसलिए मुंबई पुलिस के लिए किसी भी ऐसी बातचीत को पकड़ना और उसे ध्यान में लाना जरूरी था जिसमें दाऊद भाई, शकील भाई, पैसा, वसूली, घोड़ा या इनसे मिलते जुलते शब्द भरे पड़े हों। समानांतर लाइन वाली पद्धति की आदि मुंबई पुलिस, जो सुनने, रिकॉर्ड करने और फिर बातचीत को कागज पर उतारने में कई घंटे लगा देती थी, इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में और उसके मुताबिक खुद को ढालने में किस कदर नाकामयाब रही। समस्या को सुलझाया मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में विवादास्पद एक दल ने। उन्होंने एक मोबाइल टावर हासिल किया और एयर इंटरसेप्शन शुरू कर दिया। उस वक्त के सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स मैक्सटच और बीपीएल से मिलने के बाद सावंत ने पाया कि कामयाबी की कुंजी इनके पास है। पुलिस ने पाया कि वह किसी भी फोन को किसी भी तरीके से टेप कर सकती है। उस वक्त तक क्राइम ब्रांच का इंसानी खुफिया तंत्र या मुखबिरों का नेटवर्क काफी मजबूत हुआ करता था। पुलिस को पता चला कि इस हत्या का इंतजाम किसी और ने नहीं बल्कि छोटा शकील ने किया था और इसमें उसके आदमियों मोहम्मद अली कंजरी और यूसुफ शेख के शामिल होने की संभावना थी। तुरंत ही जरूरी इजाजत ली गई और पुलिस ने इन दोनों की बातचीतों को सुनना शुरू कर दिया। इसके बाद जल्द ही उन्होंने कंजरी और शेख को भरत शाह हत्या के मामले में गिरफ्तार कर अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल की। इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को ही पीछे छोड़ते हुए एक किस्म का तख्ता पलट कर डाला जब उन्होंने कराची स्थित छोटा शकील के सिम कार्ड को भी भेद लिया। उन्होंने पाया कि अब तो वे उसके पाकिस्तानी फोन को भी टेप कर सकते हैं। आज मुंबई पुलिस अपनी ज्यादातर खुफिया जानकारी के लिए फोन टेपिंग पर निर्भर करती है। इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब भरत शाह के मामले में उनके मन में यह आत्मविश्वास जागा था कि वे किसी का भी फोन टेप कर सकते हैं, शहर या देश से बाहर के भी किसी भी व्यक्ति का फोन। एक बार की जब उन्होंने शकील का फोन सुनना शुरू किया तो उनके हाथ जानकारियों की जैसे सोने की खदान हाथ लग गई। पुलिस ने राजनेताओं, वरिष्ठ पुलिस अफसरों, पत्रकारों और इन सबसे ऊपर फिल्मी सितारों, जिनमें कुछ खान एक्टर्स भी शामिल थे, के साथ शकील के रिश्ते खोज निकाले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।